इसीलिए अगर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे जो स्किल हमें ज़रूरत है, काउंसलिंग स्किल्स की जो आवश्यकता है, जब हम उन काउंसलिंग स्किल को यूज़ करते हैं काउंसलिंग सेशंस में, तो दैट मेक्स अस ए प्रोफेशनल। और उसकी कमी होने के कारण हम कुछ ऐसा करेंगे दैट विल बी नॉट इन द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट, और कुछ हम नेग्लिजेंट द वर्क करेंगे। तो इसकी वजह से जो क्लाइंट को नुकसान होगा, या जो जो इंडिविजुअल जिसका हम वेलफेयर चाहते हैं, उसका बेनिफिट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और लीगली और एथिकली ये ठीक नहीं है कि हम जिस फील्ड में, हम जिस एरिया में अगर एक्सपर्ट नहीं है, तो हम उसकी सर्विसेज अगर देते हैं, तो ये ठीक मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ को टेक केयर करने के लिए बहुत से प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कुछ एनजीओज़ हैं, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ मेडिकल डिसिप्लिन्स हैं जैसे साइकेट्री है, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मास्टर डिग्री वो इंडिविजुअल आते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस होता है, दे गेट एडमिशन एंड दे गेट ट्रेनिंग ऑफ द अमंग मेंटल पेशेंट्स। और उसकी असेसमेंट और जो उनके जो इलाज के बारे की में जो विधियाँ होती है भिन्न भिन्न, उसका ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके कंप्लीशन के बाद वो लोग अपनी सेवाएं देते हैं इस फील्ड में। सो मेंटल हेल्थ में दो तीन प्रोफेशनल्स हैं जो बेसिकली काम करते हैं। साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसके बाद आपका साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, या साइकेट्रिक नर्सिंग है, जो साइकेट्रिस्ट और नर्सिंग है जो उसका मेडिकल जो सिस्टम है, ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं। तो उनके लिए बहुत सी गाइडलाइंस हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वो फर्स्ट दे acquire the basic degree, after that they pursue the higher PG in psychiatry, और उसके बाद वो they will become a certified professionals after taking certification or license from the concerned agency. So मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इंडिया में काफ़ी पेशेंट वेलफेयर के लिए, क्लाइंट वेलफेयर के लिए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए, उनके लाइसेंसिंग के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एजेंसियां, काउंसिल काम करती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के एरिया में कुछ एक्ट्स और लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को, क्लाइंट को, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कोई ना करे उनके साथ, कोई ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट डिज़ायर्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की गई हैं। उन एक्ट्स में उनको काफ़ी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी दी जाती हैं उन लोगों को। तो ऐसे कुछ एक्ट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स द लीगल पार्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, उनमें दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज वी मस्ट नो, हमें ज़रूरी जानना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले एक्ट आया, मेंटल हेल्थ एक्ट आया 1987 में, जो बेसिकली फॉर द मेंटल पेशेंट्स, मेंटल एलिमेंट्स, जो सफरर्स ऑफ मेंटल कंडीशंस, मेंटल इलनेसेस, उनके बारे में आया। उसमें कुछ मेंटल कंडीशंस उन्होंने इसमें इंक्लूड की, और इसको एक एक्ट का रूप मिला पार्लियामेंट में पास होने के बाद, और ये आज हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट्स। उसके बाद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये अगेन जो भी पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल एलिमेंट्स और किसी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, तो उनके लिए भी RCI एक्ट 1992 आया, जो कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, कुछ
वैसी फिजिकल और जो प्रॉब्लम होती हैं, जो ब्लाइंड पीपल हैं या डम पीपल हैं या कोई किसी न किसी एक्सट्रीमिटी से वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया, जिसमें कुछ बीमारियों को रखा गया है और उन बीमारियों से रिलेटेड जो क्लाइंट होते हैं उनके वेलफेयर के लिए उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। उसके बाद है नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर फॉर द पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999। ये जो एक्ट है ये स्पेशली इन 2-3 कंडीशन के लिए आया था, जिसमें स्पेशली ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज आती हैं। तो उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड या ऑटिज्म से रिलेटेड जो एलिमेंट है, जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल्स की, वो इस पर्टिकुलर नेशनल ट्रस्ट एक्ट में हम डील करते हैं और उनसे रिलेटेड सारे जो गाइडलाइंस हैं उनको वी नीड टू फॉलो एज ए प्रोफेशनल और एज ए हेल्प सीकर। उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर बिल आया, जिसमें थोड़ा सा मोर रिफाइंड वर्जन आया, कंसिडरिंग द नीड ऑफ द प्रोफेशनल्स इस फील्ड, कंसिडरिंग द नीड ऑफ द आवर। काफ़ी हम सभी जानते हैं कि WHO ने जैसे प्रपोज किया था, डिप्रेशन विल बी द हाईएस्ट डेथ कॉजिंग डिसऑर्डर डायग्नोसिस होगा बाय 2020। और हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी द सुसाइड रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। एंड आफ्टर दिस पेंडेमिक कोविड-19 वो जो बेसिकली वो डेथ रेट है उसको एकदम से एक्सेलरेशन मिला है और जिससे सुसाइड रेट में बढ़ोतरी आई है। तो इसीलिए ये मेंटल हेल्थ केयर बिल लाया गया कि अच्छी तरीके से फॉर्मलाइज वे में इसको देखा जाए, प्रोफेशनल्स कौन कौन से हों इसमें और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग उनको एक्वायर करनी है, किस वे में उनको ट्रेंड करना है ताकि वो एक अच्छे प्रोफेशनल्स बन सके, अच्छी इफ़ेक्टिव और क्वालिटी केयर दे पाएँ पेशेंट क्लाइंट्स को। तो इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। उसके अलावा जो मेन जो इम्पटस है वो दिया गया है पेशेंट केयर पे, कि कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में हम, ताकि पेशेंट है वो एक्सप्लॉइट ना हो, पेशेंट है जो एक अच्छी केयर मिले उनको और उनके जो राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कौन टेक केयर करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सारा सिस्टम कैसे, कौन विल बी द नॉमिनी, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ केयर बिल में आई हैं जो कि 2013 में ड्राफ्ट किया गया था और 2016 में राज्यसभा से भी ये पास हो गया है और नाउ वी आर अवेटिंग इसके फर्दर अप्रूवल के लिए हम वेट कर रहे हैं। और जब से ही चीज़ें अप्रूवल मिलता है तो इसकी जो सारी रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस है ये पूरे देश में लागू होंगी। ये इसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई मैनेजमेंट, इस तरह का कोई काउंसिल, गाइडलाइन, फॉर्मल प्रोसीजर वो काउंसलिंग के फील्ड में नहीं है। कोई रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई लाइसेंस की कोई प्रक्रिया नहीं है। सो इस और मेन अगर हम प्रोफेशनल डोमेन की बात करें, सो कंसिडरिंग द नीड ऑफ द आवर, वी नीड ह्यूज मैन पावर। लेकिन इंडिया में इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं हैं कि हम जो साइकेट्रिक जो नीड है प्रोफेशनल्स की, जो प्रॉब्लम है इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, उनको हम अटेंड कर पाएँ। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन हैव ए डिसिप्लिन, हैव ए प्रोफेशन जिसमें माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सके, माइनर
फैमिली एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स को हम डील कर पाए, ऐसे प्रोफेशनल तैयार करें, ऐसा एक ग्रुप तैयार करें, ऐसे एक बॉडी तैयार करें जो कि उस पे में अच्छे से ट्रेनिंग हो और उनकी क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो लोग कैसे ट्रेनिंग लेंगे, कौन इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। इसमें हम इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जो हार्डकोर प्रोफेशनल्स हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो अपना शिफ्ट वो बेसिक उन लोगों पे करें जहाँ पे सीवियरिटी ज़्यादा है, जहाँ पे समस्या की जो कि दैट इज़ ए हाईली अबनॉर्मल कंडीशन है, उस कंडीशन में वो अपनी सर्विसेज दें। और जो माइनर इश्यूज हैं, माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनमें काउंसलर्स विल लुक आफ्टर द क्लाइंट्स। सो इस तरीके के सेटअप की आवश्यकता है हमें, और काउंसलिंग को एक प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी काउंसलर एक लेजिटिमेट इन्वायरमेंट फील करें और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सर्विसेज दें क्लाइंट को। इसके लिए हमें इसको लीगली अप्रूवल देना पड़ेगा, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन और एजेंसीज या काउंसिल के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। उनकी सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद हम ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये बहुत अच्छे लेवल पे हमें पूरे कंट्री को सर्व कर सकते हैं और एक अच्छे डिसिप्लिन में हम काउंसलिंग को देख सकते हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी इफ़ेक्टिवली अपना योगदान दे सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा आखिरी वीडियो था। आप सब लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे। जैसा कि थीम था, टाइटल था हमारे टॉपिक का, एथिक्स, चैलेंजेस एंड लीगल इश्यूज इन काउंसलिंग। हमने इन सभी चीज़ों को, तीनों एस्पेक्ट्स को हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया है, डीपली डिस्कस किया है। आप लोगों ने वीडियो सुने होंगे। आई होप आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी जब आप स्टूडेंट्स के साथ डील करेंगे, those who will be coming to you for seeking help for their emotional and psychological and any sort of problem. So उनमें आप इफ़ेक्टिवली उनको मैनेज कर पाओगे, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। और मेरे ख्याल से कुछ बहुत हद तक ये आपको मदद करेगा। इन वीडियोस को सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपके कुछ क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, क्लैरिफिकेशंस होंगे। उन क्लैरिफिकेशंस को हम जिस दिन जो हमारा लाइव सेशन जो डिफाइंड है इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में, उस दिन हम आपसे मिलेंगे और हम आपसे और डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और ट्रेनिंग वर्कशॉप में जिस दिन लाइव सेशन होगा उनसे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।